दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज केमिस्ट्री की डिजिटल क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा नोबेल गैस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नोबेल गैस अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा परीक्षा में आए हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कम से कम कितनी बातें आपको इस चैप्टर में याद रखना चाहिए। ठीक है, मुझे ये चैप्टर पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज आपके लिए मैं बड़ा ही स्पेशल चैप्टर तैयार कर रहा था। मैं आपके लिए तैयार कर रहा था रासायनिक सूत्र बनाना। जो आप पढ़ते हो ना रासायनिक सूत्र, तो मैं आपको सिखाने वाला था रासायनिक सूत्र बनता कैसे है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग एलिमेंट होते हैं और अलग अलग एलिमेंट जब एक साथ जुड़ते हैं तो जो है रासायनिक सूत्रों का निर्माण होता है। लेकिन उससे पहले आपको तमाम बातें जाननी होंगी। कुछ बातें आपकी नोबेल गैसेस से भी संबंधित थी, इस वजह से मुझे लगा यार कि पहले आपको यह टॉपिक मुझे पढ़ा देना चाहिए। इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उस टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे अभी आप बहुत सारे चीजों के बारे में जानते ही नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर, तो आपको सल्फर के बारे में कहूं कि क्या आप दो चार लाइन बोल सकते हैं सल्फर के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में क्या पूछ सकता है या सल्फर क्या होता है? तो शायद आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमें पता नहीं सल्फर के बारे में। ठीक है, उसी तरह से सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्या इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं? अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो फिर आपका रासायनिक सूत्र पढ़ना बेकार है, क्योंकि रासायनिक सूत्र में भाई आपको एलिमेंट ही मिलेंगे। एलिमेंट को मिला करके जो यौगिक बनता है वही एक रासायनिक सूत्र होता है। तो जब तक किसी एलिमेंट का आपको चरित्र नहीं पता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानते हैं, तब तक आप क्या जान पाएंगे कि उससे जो पदार्थ बन रहा है, जो मैटर तैयार हो रहा है, उसका क्या कारण होगा या फिर कैसे बनेगा या फिर क्या यूज होगा, वो आप कैसे जान पाओगे? ठीक है, तो इस वजह से मुझे सारी बातें आज आपको पढ़ानी है। ठीक है, आज से मैं आपको चैप्टर में थोड़ा सा बदलाव किया हूं, एक नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हर बार क्या होता था, पहले मैं आपको ब्रीफ में चैप्टर पढ़ाता था, फिर आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर कराता था कि देखो भाई इस चैप्टर से इतने इतने प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैं आपको उल्टा पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले आपको बताऊंगा क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बात और याद रखेगा, प्ले स्टोर पर विजिट करिए, वहां पर स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है। अगर आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए तो बेशक आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे दोस्तों इतनी चीजें हैं जो मैं यहां पर डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा। एक बार आप खुद से जाओ, खुद एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नोबेल गैस, पहली बात तो नोबेल गैस के 4-5 नाम है, तो आप याद रखिएगा, मैं पढ़ाया हूं। नोबेल गैस भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसका एक और नाम है इनर्ट गैस। क्या नाम है? इनर्ट। इसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, इसको जो अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब इसके नाम हैं। समय समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि इसका कौन कौन सा नाम है। सुनिए प्रश्न क्या क्या बनता है यहां से। पहला प्रश्न दे रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया था, इसका कारण क्या था? दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया पीरियोडिक टेबल के बारे में। उस पीरियोडिक टेबल में हमने कई चीजें देखा भाई, त्रिक का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं ये मोजले का पीरियोडिक टेबल, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले का है। इसके पहले जो है अलग अलग लोगों ने पीरियोडिक टेबल दे दिया था। तो उसमें से जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें इस आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों या नोबेल गैसों के बारे में नहीं बताया गया। क्यों? उस समय खोज ही नहीं हुई थी। उस समय मेंडलीव जी जानते ही नहीं थे कि हमारे वायुमंडल में या फिर इस तरह की गैसें भी हैं जो अक्रियाशील होती हैं, जिनको अक्रिय गैसों के रूप में जाना जाता है। उनको नहीं पता था, तो खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने अपने आवर्त सारणी में नहीं लिखा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देखिए कह रहा है कि उस समय तक इन गैसों की पहचान नहीं हो सकी थी। दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध तत्व या गैस कौन सा है? तो क्या बताएंगे? हीलियम है। दोस्तों आपने सुना भी होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम कहां पर है? सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम की उपस्थिति की वजह से ही उसमें नाभिकीय संघनन
संलयन की प्रक्रिया हो रही है, जिसकी वजह से सूर्य ऊर्जा का निकालता है, या जो उष्मा होता है वहां से उष्मा पैदा होती है। ठीक है, तो आपने ऐसा पढ़ा है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा पूरे वायुमंडल में कह लो या पूरे सौर मंडल में कह लो, ब्रह्मांड में कह लो, सबसे ज्यादा जो गैस है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो हीलियम का नंबर आता है, तो याद रखेगा। लिख रहा अक्रिय गैसों के अक्रिय होने का क्या कारण है? ये कह रहा है कि गैसें अक्रिय क्यों होती हैं। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल फॉर्मेट में होती हैं। इनके जो बाहरी कक्षा होते हैं जिनको वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी कक्षा में फुल होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, वो अपूर्ण नहीं रहता। अगर अपूर्ण होता तो इसका मतलब अक्रिय नहीं है, पूर्ण होता है, इस वजह से स्टेबल है। स्टेबल है इसीलिए वो किसी से क्रिया करने की उसको जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है अष्टक नियम के अनुसार यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे भरे होते हैं। अगला देखिए, कह रहा ऑक्सीजन और हीलियम को किस अनुपात में मिला करके कृत्रिम श्वसन हेतु रोगियों के लिए दिया जाता है, या फिर जो पानी के अंदर गोताखोर जाते हैं उनको दिया जाता है। तो इसका अनुपात कितना होता है? दोस्तों देखिए, कभी डायरेक्ट खाली ऑक्सीजन नहीं दिया जाता, ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है हीलियम गैस को। ठीक है, तो याद रखेगा। और किस अनुपात में मिक्स किया जाता है? तो याद रखें 1:4 में यहां पर मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, आगे लिख रहा है उत्कृष्ट गैसों से वायुमंडल का कितना हिस्सा निर्मित होता है? अगर मैं पूरे नोबेल गैसों की बात कर दूं, कितने होते हैं? हीलियम है, ठीक है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है और रेडान है। 6 मुख्य गैसें हैं। ठीक है, ये 6 गैसें हैं टोटल। 6 में से एक गैस जो रेडॉन है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। 5 गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। पूरे वायुमंडल में 1% का योगदान, कितना? 1% का योगदान अक्रिय गैसों का है, उत्कृष्ट गैसों का है, नोबेल गैसों का है। तो इसको आप याद रखेगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला वह कौन सी गैस है जो एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाकर के प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखिए गोताखोरों के लिए वही हीलियम गैस है, हल्की गैस होती है। ठीक है, और उसको जो है उनके ऑक्सीजन जो टैंक होता है उस ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी भरा होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैं क्यों पढ़ाता हूं? मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दिया कि देखो नोबेल गैस ये है, ये है, ये है, पढ़ाने लगा ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न आते भी हैं कि नहीं आते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया ना, मैंने वन लाइनर में नोट किया। मैं चाहा होता तो इस प्रश्न को लंबा लंबा नोट कर दिया होता, लेकिन आपका समय कटता उससे। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन रख दिया ताकि आप भी जानो कि इस चैप्टर से पूछा क्या क्या जाता है। तब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, हाँ सर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा दीजिए, हमको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? पहले क्या होता था, लोग गुब्बारों में, जो हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो आपको याद है जो गुब्बारे उड़ते हैं, ठीक है, उनको बड़ा मन होता था खरीदने का ना, है कि नहीं? तो वो जो गुब्बारे होते थे वो हमेशा ऊपर की तरफ भाग जाते थे ना, तो पहले उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता था। लेकिन बाद में जब खोजें हुई तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन के अलावा हीलियम गैस भी भरा जाने लगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन वायु के साथ ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा क्रिया करता है। हीलियम थोड़ा कम क्रिया करता है, थोड़ा कम क्या, पूरा कम क्रिया करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। 2 होने के बाद भी ये ग्रुप नंबर 18 का मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 2 हैं, तो स्टेबल फॉर्मेट में है, इसलिए अक्रिय गैस है, इसीलिए विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, कौन सी गैसें एक परमाणविक गैसें मानी जाती हैं? कभी परीक्षा में पूछे तो याद रखेगा, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं ना सभी को एक परमाणविक गैस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडान गैस का मुख्य उपयोग बताइए, इसका उपयोग क्या है? देखिए वायुमंडल में मुक्त अवस्था में रेडान गैस नहीं पाई जाती है, लेकिन जब कभी भूकंप आता है ना तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। कभी सुनामी आने वाला होता है ना तो रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, और उसी से पता चलता है कि कोई प्राकृतिक आपदा, बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, उसी से पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों इसका उपयोग रेडियो थेरेपी जो उपचार होता है उसमें किया जाता है, प्लस रेडियोधर्मी अगर अनुसंधान वाले काम हो रहे, कोई रिसर्च वगैरह किया जा रहा है तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है रेडॉन गैस का। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन के साथ अब नाइट्रोजन के बजाय हीलियम मिलाया जाता है। मैंने बताया ना कृत्रिम श्वसन कहां कहां हो सकता है, कोई बीमार हो उसको सांस लेने की जरूरत पड़े, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन बड़ी ठंडी गैस होती है,
उसको कपकपी आ जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से केवल ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन में हीलियम मिला देते हैं। वही रीजन होता है कि जब कोई गोताखोर पानी के अंदर जाता है तो पानी वैसे भी ठंडा है, अगर केवल ऑक्सीजन देंगे तो उसके अंदर जो है ठंडी वाली वायु की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसे में उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तभी वहां पर हीलियम मिलाकर दिया जाता है, ठीक है। तो वही लिख रहा है। और एक और भी कारण है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन पहले मिलाया जाता था तो वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो ज्यादा विलेय होता है और ये वाला रक्त में कम विलेय होता है। कह रहा है रेडान की खोज किसने किया था? तो रेडान की खोज किया था डार्न नाम के एक वैज्ञानिक ने। डार्न नाम है, तो डार्न नहीं याद हो सकता तो डान याद रखिए, ठीक है। कैसे? रेडॉन, रेडॉन देखिए यहां पर डॉन लिखा है तो डॉन से डार्न याद रखेगा, ठीक है। आसान भी है, कुछ नहीं याद करना है। रेडॉन, डॉन से डान, देखिए यहां भी डान, यहां भी डान, तो डान डान आप याद कर लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में। आगे करा रोगी को शुद्ध ऑक्सीजन शोषण हेतु नहीं दिया जाता, क्यों? अभी तो बताया आपको मैंने, क्योंकि यह अत्यंत ठंडी होती है, ऑक्सीजन जो गैस है वो ठंडी होती है। करा प्रतिदीप्त नली में, अब रुको सर, ये प्रतिदीप्त नली क्या होता है? अच्छा आपने ट्यूबलाइट देखा है, सीएफएल देखा और ना, बड़ी स्टाइल में जलेबी वाली स्टाइल में सीएफएल आता था या फिर सीधा वाला भी आता था, तो वही है, उसको सीएफएल को कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं, उसी को प्रतिदीप्त नली कहा जाता है। करा उसमें सामान्यतः प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो उसमें पारा का इस्तेमाल किया जाता है, पारा वाष्प का, और आर्गन का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्गन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए और भी प्रश्न है और इसके बाद हम लोग सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। करा वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? पूरे वायुमंडल में भाई 1% तो अक्रिय गैस है, लेकिन उन सभी अक्रिय गैसों में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा है? भाई हीलियम ज्यादा है, हीलियम तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, हम अपने वायुमंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हीलियम ज्यादा है कि नियान ज्यादा है कि मतलब आर्गन ज्यादा है, रेडान, क्रिप्टॉन, जेनान क्या ज्यादा है? तो याद रखिए आर्गन गैस ही सबसे प्रचुर मात्रा में हमारे वायुमंडल में। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात कर देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? हीलियम उत्तर हो जाएगा। तो परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज नहीं होना, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे देखो, कह कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बना सकती है? सबसे ज्यादा यौगिक कौन बनाती है? तो जेनान, जेनान गैस है। जेनान को XE से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? XE से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है जेनान को। ये सबसे ज्यादा यौगिक तैयार करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर परीक्षा में आ जाए ना तो ज्यादातर लोग गलत ही करेंगे, आप सही करके आएगा, क्योंकि आप स्टडी 91 पर पढ़ रहे हैं, बेइज्जती मत कराएगा, बार बार देखना पड़ता है माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आगे देखिए, कह रहा है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? वही प्रतिदीप्त लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सेफल हो गया, सब में वही है, पारा वाष्प भरा जाता है और आर्गन भरा जाता है, ठीक है। तो वही चीज दे रहा है यहाँ पर। कह रहा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो पुराने वाले बल्ब आते थे 10-15 रुपए वाले, उस बल्ब में दोस्तों आर्गन गैस भरा जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो तंतु होते थे, जो फिलामेंट होते थे टंगस्टन का बना हुआ, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती थी, वो ज्यादा लंबे समय तक चलता था। क्यों? क्योंकि कोई अक्रिय गैस भरा तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होती थी। पुराने जमाने में नाइट्रोजन भी भरे जाते थे, लेकिन अब नहीं, ठीक है। कह रहा किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाना चाहिए? कौन सा ताप है? तो शून्य केल्विन। केल्विन ताप में क्या होता है? ये होता है ना कि शून्य होता है, ये -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, इसी को परम शून्य ताप भी कहा जाता है। आगे देखिए, कह रहा कितनी ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो लगभग 120 किलोमीटर, ठीक है। तो एकदम खत्म हो जाएगा समाप्त, वैसे धीरे धीरे कम होता रहता है, लेकिन इतने पे जाएंगे तो एकदम खत्म हो जाएगा। जेनान, जिसको भी हम लोगों ने कहा कि जेनान सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है, यह स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। और ये जो समूह 18 है ना, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये अक्रिय गैसों का क्रम होता है यहाँ पर, तो इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप 18 भी जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी एकदम लाइन जो होता है उसमें आपका ये भरे लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों नोबेल गैसों के बारे में डिटेल से, विस्तार से, एक एक गैसों के बारे में आपको बढ़िया से विस्तार से बताता हूं कि परीक्षा में क्या और आपसे पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वो सभी तथ्यों पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखिए दे रहा है कि आवर्त सारणी समूह के 18वें समूह में ये रखे जाते हैं नोबेल गैस, सबसे आखिरी में एकदम। पीरियोडिक टेबल आपने देखा है ना, तो सबसे आखिरी मतलब जो सबसे आखिरी तरफ कॉलम है, सबसे दाहिने तरफ जो है दोस्तों, वो क्या है? वो याद रखिए उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस का कॉलम होता है, उसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। कह रहा ये गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, यानी अक्रियाशील होती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती। क्यों? क्योंकि स्टेबल होती हैं। भाई हर चीज के पीछे रीजन जानते चलो, क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अक्रिय होती हैं, क्योंकि स्टेबल होती हैं पहले से, ठीक है। भाई जिसका पेट भरा है, जिसके पास सब कुछ है, उसको लूट मार करने की क्या जरूरत है ना। आज का कलयुग मत देखिए, कलयुग में तो उल्टा होता है,
जिसके पास बहुत कुछ है वो और लूटना चाहता है, क्योंकि उसका मन ही कभी नहीं भरने वाला। तो यहाँ देखिए हीलियम है, सबसे पहले नियान है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर जेनान है, फिर रेडॉन है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। 2 8 18 32 सुना होगा ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर पे आपका हीलियम आता है, फिर ठीक है, फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 नंबर पे आपका नियान आता है, ठीक है, तो नियान। इसके बाद और 8 जोड़ देंगे तो 18 नंबर पे क्या आ जाता है, आर्गन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 36 नंबर पे क्या आ जाता है, क्रिप्टॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, क्रिप्टॉन आ जाता है। फिर 54 पे बढ़ेंगे, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जेनान आ जाएगा। ऐसे ही बढ़ते चलना है। फिर 82 पे जाएंगे तो लास्ट में आपका रेडॉन भी आ जाएगा। ये सब तथ्यों को आप याद रखिए, पढ़ाया गया आपको, ठीक है। कारण नोबेल गैसों की खोज किसने किया है? वैसे तो हमने पढ़ा कि डान वाले जो रेडॉन गैस थी, डॉन गैस याद आ गया, ठीक है। चलिए बढ़िया है। डॉन गैस यानी रेडॉन गैस जो थी उसकी खोज किसने किया था? डार्न नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। और ज्यादातर नोबेल गैसें जो हैं बाकी और रेडॉन को छोड़ करके तो उसको रैले और रैमजे, विलियम रैले नाम है पूरा, ठीक है, सॉरी विलियम रैमजे नाम है इनका नाम है और ये रैले अलग है, ठीक है। ये 2 लोगों ने ज्यादातर नोबेल गैसों की खोज की है। करा जेनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, समूह 18 को जीरो ग्रुप कहा जाता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। भूकंप के समय वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, विद्युत बल में आर्गन गैस बढ़ जाती है, वायुमंडल के कुल आयतन का 1% उत्कृष्ट गैस होता है। ये वो बातें हैं जो आप जानते हो। अब हम लोग ये पढ़ते हैं जो आप नहीं जानते हो। ये 2 लाइन और आप देख लो, ये आप बिल्कुल नहीं जानते हो, ठीक है। नोबेल गैसों के बारे में ये विशेषताएं आपको नहीं पता है। कारण नोबेल गैस ठोस विलयन के रूप में कहां मिल सकती हैं? तो चाहे यूरेनियम में या फिर थोरियम के जो रेडियोधर्मी अयस्क होते हैं वहां पर नोबेल गैस देखने को मिलता है। कहां पर? जहां पर रेडियोधर्मी अयस्क होते हैं, किसके? यूरेनियम और थोरियम के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ठोस विलयन के रूप में मिलते हैं। करा हीलियम, नियान तथा आर्गन ये झरनों के जल में घुली हुई गैसों के घटके के रूप में भी देखे जाते हैं। मतलब जहां झरने होते हैं ना, वहां झरनों में उनके जल में ये गैस घुले हुए रहते हैं। कौन सा? हीलियम घुला रहता है परमाणु क्रमांक 2, नियान घुला रहता है एटॉमिक नंबर 10, आर्गन घुला रहता है एटॉमिक नंबर 18। तो कुल जितने हैं देख लीजिए, यहां पर 2 नंबर पे हीलियम है, 10 पे नियान है, 18 पे आर्गन है, 36 पे क्रिप्टॉन है और 54 पे जेनान है। कैसे याद रखोगे? 2 और 10 तो याद रखो, 18 के 18 दूना 36, 18 तिया 54, ठीक है। और सॉरी वहां मैंने शायद 82 का नाम ले लिया था क्या? 82 नहीं 86 होगा दोस्तों। अरे आप जोड़ लेंगे यहाँ पे तो भी आ जाएगा। 32 ऐड करिए, 32 ऐड करिए यहाँ पर, ठीक है। 54 में 32 ऐड करिए, 2 8 18 32 होता है ना, 32 ऐड करेंगे तो 86 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जोड़ने में गलत हो गया होगा। तो रेडॉन आ गया कितने पे? 86 पे आ गया, 86 पे आ गया। इसको आप ध्यान देंगे। यहां पर उनका प्रतिदीप्त लैंप में दिखा रहा है कि कौन कितना हाईलाइट दिखता है। चलो ये सब छोड़ो, आते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा है दोस्तों कि आप हीलियम गैस के बारे में क्या जानते हैं, या हीलियम गैस के बारे में परीक्षा में आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो देखो इतनी बातें हैं हीलियम गैस के बारे में जो आपको याद रखना चाहिए। इतनी बातें सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला लिख रहा है कि हीलियम की खोज सौरमंडल से किसने किया था? उनका नाम था फ्रैंकलिन और लोकेयर ने। इन्होंने सौरमंडल से खोजा था। भाई हमने देखा ना कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। उसके बाद कौन सी गैस है? हीलियम, ठीक है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा सूर्य है, ठीक है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा सूर्य का 75% हिस्सा हाइड्रोजन से बना और 25% हिस्सा हीलियम से बना हुआ है। ये एक उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वहां पे हीलियम विद्यमान है, वो सबसे पहले किसने बताया? तो फ्रैंकलिन ने और लोकेयर ने बताया। और धरती की बात करें तो याद रखें रेडियो एक्टिव खनिजों से खोज किसने किया? तो विलियम रैमजे ने सबसे पहले हीलियम गैस के बारे में बताया, ये पृथ्वी पर बताया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। करा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस है। या तत्व कौन सा? हीलियम। 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से निर्मित है हमारा सूर्य, ठीक है। इसको याद रखेगा। करा हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण गुब्बारों और वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। मैंने कई बार आपको पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा। हीलियम भरे जाते हैं, क्यों? हीलियम हल्की गैस होती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन भी भरा जाता है। मैंने आपको पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह भी बिल्कुल सही है। याद रखें नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल करते हैं, हीलियम का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके पचड़े में आप मत पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं पढ़ाया था, लोगों ने कमेंट किया था, लोगों को बताया भी, समझाया भी, उसके बाद भी लोग पूछते रहते हैं। तो आप दोनों याद रखो। भाई समय के अनुसार चीजें बदल जाती हैं, तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे?
कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो कभी कुछ और है, कभी कुछ और है। भाई पहले नॉर्मल मोबाइल था, अब एंड्रॉइड है, कल को एंड्रॉइड बदल के कुछ और हो सकता है तो सब बात करने वाला यंत्र ही ना, तो वो आप याद रखना, ठीक है। कभी इसके ज्यादा पचड़े में मत पड़ना। आगे देखो, कह रहा ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण किसको दिया जाता है? गोताखोरों को दिया जाता है, या जो श्वास रोगी हैं उनको श्वास लेने में मदद के लिए दिया जाता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का भी मिश्रण किया जाता है। कह रहा है इसका मिश्रण दमा और सांस संबंधी बीमारियों में कृत्रिम श्वसन हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों हीलियम का इस्तेमाल एक थर्मामीटर में भी होता है, वो निम्न तापमापी का एक थर्मामीटर होता है जो मिनिमम टेम्परेचर को मापता है -269 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग, हीलियम का प्रयोग दोस्तों खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? भाई खाद्य सामग्री को अगर ज्यादा समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके लिए भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। लिख रहा है हीलियम प्रशीतित परमाणु रिएक्टरों में प्रशीतक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट के 2 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो सूर्य आप देख रहे हैं यहां पर, इसमें हाइड्रोजन हीलियम होता है। इतनी बात अगर आप याद रखते हो तो परीक्षा में यहां से एक लाइन भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा कोई बात होती ही नहीं है, ठीक है। दूसरा बढ़ते हैं, दूसरा है नियान। परमाणु क्रमांक कितना है? 10। परमाणु क्रमांक कितना है? 10। तो चलिए देखते हैं, करा इसकी खोज किसने किया था? विलियम रैमजे ने। विलियम रैमजे ने हीलियम की भी खोज किया था, नियान की भी खोज किया, ठीक है। करा नियान गैस का इस्तेमाल, वैसे ज्यादातर नियान का इस्तेमाल लैंपों में किया जाता है। कौन सा लैंप? कौन सा लैंप? दोस्तों आपने देखा होगा हवाई जहाज जब कभी हवाई पट्टी से या तो उड़ता है या तो लैंड करता है, तो आप पट्टी के अगल बगल देखेंगे लाल रंग के कुछ लगे होते हैं, बत्ती जिसको आप बोलते हैं, कुछ लैंप टाइप का लगा होता है जो बुझता है, जलता है, बुझता है, जलता है, ऐसा होता है ना। या आपने देखा होगा बहुत सारे टावर होते हैं, उस टावर पे भी इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं। तो दोस्तों ये जो लैंप होते हैं ना, इन लैंपों की खासियत होती है कि यहां पर उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि जब ये लाइट जलती बुझती है तो उससे जो हवाई जहाज का जो पायलट है उसको मदद मिलता है देखने में और समझने में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि ये जो लैंप होते हैं उस लैंप में निम्न दाब पर नियान गैस को रखा जाता है, वहां पर निम्न दाब पर नियान गैस को रखा जाता है वहां पर, और जब विद्युत विसर्जन किया जाता है तो वहां लाल रंग की एक चमक पैदा होती है। यहां पर देख रहे होंगे इतने सारे हैं, इसमें से ये आपको ज्यादा चमकीला लग रहा होगा क्योंकि यही नियान है, ठीक है। तो यहां ज्यादा चमक पैदा होता है और यही चमक दूर तक देखने में सहायक होता है। भाई लाल रंग का क्या होता है? दूर तक उसकी क्षमता होती है, ठीक, उसको दूर से देखा जा सकता है, इसीलिए सिग्नल वगैरह पे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखेगा। लिख रहा है नियान गैस का प्रयोग लैंपों में भी किया जाता है, ट्यूबों में किया जाता है, प्रतिदीप्त बल्बों में भी किया जाता है। इसके अलावा रेडियो, टेलीविजन और फोटोग्राफी आदि जगहों पर भी नियान का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 18 पे पहुंचते हैं, जहां पे मुलाकात होगी आर्गन गैस से, ठीक है। आर्गन सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? यही आर्गन गैस है। करा इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज रैले ने किया था। किसने किया था? रैले ने किया था। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? आर्गन गैस है। करा विद्युत बल्ब आदि में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन का जो धातु लगा होता है ना, जो जलता है, उसका जीवन काल बढ़ जाता है, वो लंबे समय तक चलता है। इस वजह से अक्रिय गैसों के रूप में आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में दोस्तों जब CFL आ गया तो पारा के साथ भी आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? अगर आपको ये सब भी याद रखना है तो याद रखिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। इसका मतलब है कि आर्गन का जो नाभिक है, आर्गन के नाभिक के परमाणु नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी संख्या भी 18 है और बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 है। तो 18 कैसे लिखेंगे? 2 8 8 2 10 हो गया, 10 8 18 हो गया। यही स्टेबल होता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस कहा जाता है। तो 2 8 8 इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 दूना 36, 36 में आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ज़ेनान गैस। क्या मिल जाएगा? ज़ेनान। यही मैंने बताया था कि ज़ेनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा यौगिक कौन बनाता है? ज़ेनान गैस बनाती है। इसकी खोज किसने किया? विलियम रैमजे ने किया। विलियम रैमजे ने भैया हीलियम की भी खोज किया था, ठीक है, हीलियम की भी खोज किया था
और किसकी किया था, नियान की खोज किया था, और किसकी खोज किया, ज़ेनान की भी खोज किया। तो इसको आप याद रखिएगा, 3 गैसें खोज चुके हैं। सबसे ज्यादा यौगिक, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है, तो याद रखिएगा ज़ेनान गैस है। इसका इस्तेमाल भी विद्युत विसर्जन नलियों में किया जाता है, जो लैंप होता है ना, लैंप बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके गामा और न्यूट्रॉन किरणों की पहचान हेतु जो ज़ेनान बबल चैम्बर बना होता है, उस चैम्बर के माध्यम से यह पहचान करता है इसका इस तरह की किरणों के बारे में, गामा और न्यूट्रॉन किरणों के बारे में पता लगाता है। वहां पर भी याद रखें ज़ेनान गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ेनान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 दूना के 36। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 18 कर लो, ठीक है। 18 10 28 हो गया, ध्यान देना कितना हो गया, 2 8 18, 18 10 28 हो गया। अभी आपको जाना कितना, 36 पे, तो 36 पे कैसे जाएंगे, 28 हो गया, तो 8 आपको और चाहिए, ये 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको स्टेबल कहा जाता है, 2 8 18 8, यानी 8 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो अष्टक पूर्ण करने का यही नियम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़ेनान के बाद नंबर आता है किसका, क्रिप्टान का। क्रिप्टान होता है 54 नंबर पे, 18 पे आर्गन, 36 पे ज़ेनान, आपका क्रिप्टान होता है। 18 दूना 36, 18 तिया 54। तो याद रखेगा, करा इसकी खोज विलियम रैमजे ने किया, ठीक है। तो याद रखे, फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दिया जाता है। कहां गया भाई मार्कर, हीलियम की खोज विलियम रैमजे ने किया, नियान की खोज किया, और किसकी किया, आर्गन की, ठीक है। क्रिप्टान की छोड़ करके ज़ेनान, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, क्रिप्टान। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर विलियम रैमजे हो गया। करा इसका इस्तेमाल भी विद्युत विसर्जन नलियों में किया जाता है, खास करके कहां पर, कॉस्मिक किरणों को पहचानने के लिए जो चैम्बर बना होता है उसमें, आयनीकृत चैम्बर में इस तरह की गैसों का यूज किया जाता है, क्रिप्टान गैस का। तो ध्यान दीजिएगा। आखिरी नंबर है रेडॉन का, ठीक है। रेडॉन की खोज डार्न नामक वैज्ञानिक ने किया था, और रेडियोधर्मी तत्व और नोबेल गैस भी इसको कहा जाता है। इसका उपयोग रेडियोधर्मी अनुसंधान और कैंसर वगैरह के इलाजों में भी किया जाता है। जब कभी भूकंप या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो वायुमंडल में इस तरह की गैसों की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल दोस्तों मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा जिसमें अलग अलग एलिमेंट के बारे में, उसकी खासियत के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जानो। देन हम लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। एक बार सूत्र बनाना सीख लिए तो पूरी केमिस्ट्री ऐसे मतलब निचोड़ कर रख दिया जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अम्ल क्षार वाला चैप्टर आ जाएगा। ज्यादा है नहीं केमिस्ट्री में, आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। मैं तो फिर भी इतना डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं कि कभी इन फ्यूचर भी अगर परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव भी आए और कंपटीशन एग्जाम में आपसे बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आपको कभी ये ना फील हो यार कि मैंने ये नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं आज से आगे 10-5 साल की चीजें मैं ऑलरेडी कवर करते हुए चल रहा हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कर दिया करिए प्लीज यार। देखिए यही हमारी एक इनकम का सोर्स है। हम किसी तरह का अभी हमारे पास कोई पेड प्रोग्राम नहीं है जिससे हम काम कर सके। आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, उसके बाद भी बहुत सारी टीम के मेंबर जो है काम कर रहे हैं और आपके सहयोग से सारी चीजें चल रही। तो प्लीज दोस्तों निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए, पूरा देखा करिए, खास करके ऑनलाइन जब तक रहा करिए तब तक कम से कम आप वीडियो को प्ले करके रखा करिए, देखा करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो भी पहुंच पाए शेयर करने से और लोगों का हित भी हो पाए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।